अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आबिद अयूब और आप लोगों को अयूबी कंसेप्ट्स में खुशामदीद। जैसा कि आज हमारा तीसरा लेक्चर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर। पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी थी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरे लेक्चर में हमने वो पढ़ा था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी थी। आज का हमारे लेक्चर जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए जो बेसिक पॉइंट्स थे वो बड़े ज़रूरी थे, तो हमने उनके बारे में पढ़ा था और उनका कंसेप्ट भी समझा था। तो आज उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करते हुए जो आज वाला लेक्चर है वो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी वो वाले जो पॉइंट्स थे 6 पॉइंट्स थे उनके ऊपर बेस्ड हैं। सही है, तो एक बार रिवाइज करवा लेते हैं कि हमने वो पॉइंट्स कौन कौन से पढ़े थे। जस्ट इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो पॉइंट्स असल में कौन से थे। असल में ऐसा था कि ये हमारे पास लेट सपोज कोई मीडियम है और वो मीडियम लास्ट लेक्चर में हमने माना था कि ये मीडियम हमारे पास क्या है, मिरर है। क्लियर हो गई बात। अब अगर यहाँ से एक लाइट रे जा रही है तो क्या हो जाएगा कि लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस अपनी मीडियम में आ जाएगा जिस मीडियम से ये जा रही थी। तो इस अमल को कहते हैं भाई रिफ्लेक्शन। जो रे जा रही थी उसको हमने नाम दिया था भाई इंसिडेंट रे। क्लियर हो गई बात। जो रे वापस अपनी मीडियम में आ रही थी तो उसको हमने बोला था कि भाई ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ये रे यानी इंसिडेंट रे टकराती है उस पॉइंट का नाम क्या है भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एक लाइन जो कि इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी इस सरफेस के साथ बिल्कुल जो लाइन एंगल है वो 90 डिग्री बनाता हो, उस लाइन को हमने पिछली बार में बोला था, पिछले लेक्चर में, नॉर्मल लाइन। अब हमारे पास दो चीजें रहती है, एक है भाई एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमारे पास ये वाला जो है इसको कहते हैं भाई इंसिडेंट एंगल, थीटा आई से डिनोट किया जाता है। ये वाला जो है ये है थीटा आर, जो कि है असल में रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर हो गई बात। क्यों ये एंगल इंसिडेंट है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच है। ये क्यों रिफ्लेक्टेड एंगल है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच है। तो ये 5-6 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स थे, ये हमने कल पढ़े थे। आज मेनली जो इस टॉपिक में यूज होगा वो इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर, यानी ये पॉइंट्स या ये जो नाम है, ये जो कंसेप्ट है, ये यूज होने वाले हैं किसमें, आज के लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट लेते हैं अपने आज वाले लेक्चर से कि आज हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ेंगे। सही है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। देखिए हमारे पास देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पास लॉज जो है रिफ्लेक्शन के वो हमारे पास दो लॉज है। सही है, वो लॉज हमारे पास कौन कौन से है। नंबर फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है, अब यू कह सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई बात। हमारे पास ये दो लॉज हैं। तो चलो इस लॉ को समझ लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन असल में क्या चीज है। तो इस सेकंड लॉ को थोड़ी देर बाद स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लॉ को स्टडी करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या बताते हैं या ये क्या है। याद रखिए फर्स्ट लॉ हमारे पास मेन फोकस करती है दो चीजों पर, यानी दो बेसिक टर्म्स पर जो अभी हमने पढ़े या पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे। ये एक वो जो फोकस देने वाली जो टर्म है वो एक है इंसिडेंट एंगल
दूसरा है रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ आ गई? ये फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पर ही बात कर दी है, लेकिन किस अंदाज में बात करती है इसलिए चलो पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल एंड the angle of incident and angle of reflection is always same। तो ये ला जो है ये हमारे पास दो चीजों के बारे में बात करती है। एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा आई के ऊपर, दूसरा बात करती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी थीटा आर के ऊपर। ये कहती है कि हमेशा के लिए आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या मतलब हो गया? चलो समझ लेते हैं डायग्राम से। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मीडियम है, यहां से एक लाइट रे जा रही है और क्या हो जाएगा कि ये लाइट रे टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में आती है, तो इट्स मीन के रिफ्लेक्शन आकर हो गया। अब इस मीडियम के लिए जो नॉर्मल लाइन है वो ये वाला लाइन है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, जब नॉर्मल लाइन ये हो, इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे ये हो, तो हमारे पास इस केस में दो एंगल बनते हैं। एक एंगल हमारे पास ये वाला बनता है थीटा आई, दूसरा एंगल हमारे पास ये वाला बनता है थीटा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये कहता है कि आपके पास हमेशा के लिए जहां पर रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्लास है ना, जहां पर रिफ्लेक्शन हो तो हमेशा के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो लाइट जा रही है ये नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाती है, हम वैसे ले लेते हैं 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात? जो लाइन जा रही है इस मीडियम की तरफ और जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इनिशियली यानी इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं या इंसिडेंट एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो इस लॉ के मुताबिक ये गारंटीड है, ये श्योर है कि आपके पास जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगी वो भी 30 डिग्री होगी। क्यों? इसीलिए कि ये लॉ में ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा के लिए बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हमारे पास जो ये एंगल हो जाएगी ये भी हमेशा के लिए 30 डिग्री हो जाएगी। तो ये इस लॉ से ये क्लियरिफाई हो जाता है कि हमेशा के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बात बता दी है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, चलो जाते हैं सेकंड लॉ की तरफ कि हमारे पास या सेकंड लॉ जो है वो हमें किस हवाले से बात कर दी या हमें क्या बात बता दी है। तो हेड एंड डाल ये हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो ये समझ लेते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। अच्छा, सेकंड लॉ को स्टडी करने से पहले इस लॉ का जो बेस है वो तीन चीजों पर है, ये बात याद रखिए। वो तीन चीजें क्या है? वो तीन चीजें हैं बाय नॉर्मल लाइन, दूसरा है हमारे पास इंसिडेंट लाइन या इंसिडेंट रे भी आप कह सकते हो अगर लाइट के हवाले से हो। तीसरा बात ये कहता है भाई रिफ्लेक्टेड लाइन या रे। तीन चीजें हमारी इस लॉ का जो फोकस्ड पॉइंट्स है वो ये तीन है, नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन। क्लियर हो गई बात? अच्छा जनाब, जैसा कि इसके लिए दो थे, एक इंसिडेंट एंगल था एक रिफ्लेक्टेड एंगल था, इसी तरह इसके लिए तीन है। लेकिन इन तीनों को या ये लॉ क्या कहती है इनको जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये इस लॉ में स्ट्रांगली यूज होने वाला है प्लेन, कि हम ये समझे कि भाई ये प्लेन क्या चीज होती है। अच्छा, याद रखिए आसान अल्फाज में प्लेन जो है वो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लैट सरफेस जो होता है उसको कहते हैं भाई प्लेन। क्लियर हो गई बात? किसी भी ऑब्जेक्ट का आसान अल्फाज में, इसका जो प्रॉपर डिफिनीशन है उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले आसान अल्फाज में समझिए
किसी भी चीज का जो फ्लैट सरफेस होती है उनको कहते हैं भाई प्लेन। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, द फ्लैट सरफेस ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्लेन। क्लियर हो गई बात? क्या मतलब हो गया? लेट्स सपोज मेरे पास ये एक व्हाइट बोर्ड है, अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो ये वाला सरफेस है, अगर हम इसको देखें तो ये फ्लैट है कि नहीं है? फ्लैट है ना, तो ये हमारे पास है भाई प्लेन। हम इस सरफेस को, फ्लैट सरफेस को प्लेन कह सकते हैं। अब अगर आप स्ट्रांगली देखें या अगर आप अच्छे अंदाज से बोर्ड को देखें तो बोर्ड के लिए आपके पास ये कॉर्नर भी आते हैं, ये वाले। लेकिन फ्लैट में ये वाले शामिल नहीं है, ये वाले जो है ये वाले शामिल नहीं है। क्योंकि ये इसके साथ फ्लैट नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है या ये वाला जो सरफेस है ये कंप्लीटली फ्लैट है, तो उसको हम प्लेन कह सकते हैं। आप अपने कमरे के फर्श को ले लो, कमरे का जो फर्श है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो उसको भी हम प्लेन मान सकते हैं। प्लेन है ये बिल्कुल ही। क्लियर हो गई? आपके पास ये जो दीवार है ये भी प्लेन है, जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, सीधा हमवार सरफेस है, तो ये प्लेन है। अब अगर साइंस के एतबार से हम प्लेन का डिफिनीशन कर ले तो हम ये कह सकते हैं भाई द टू डायमेंशनल सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। टू डायमेंशनल सरफेस जो हमारे पास होगा वो प्लेन होगा। लेकिन टू डायमेंशन का क्या मतलब है? याद रखिए, टू डायमेंशन का मतलब ये है कि वो सरफेस जिसमें एक चीज, एक बंदा, एक पॉइंट दो तरफ मूव कर सकता है। जैसे कभी मिसाल दे दूं, लेट सपोज, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो शायद आप लोगों ने नोट किया होगा, तो चलो इसको मिटा देते हैं, आगे जाते हैं। सही है? तो हमारे पास टू डायमेंशनल का मतलब क्या है कि अगर एक चीज आपके पास दो अतराफ में जा रहा हो तो वो जगह जिसमें ये पॉइंट, ये चीज दो अतराफ में जा सकता है, वो आपके पास टू डायमेंशनल होता है। जैसा क्या मेरे पास लेट सपोज ये एक बंदा है जो कि इस बोर्ड पर है, सही है ना, जमीन पर नहीं है, अब ये इस बोर्ड पर ही है। अब आप मुझे बताइए कि ये बंदा आगे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। पीछे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अब ये हमारे पास एक तरफ हो गया, एक डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन सेम लाइन पे जा रहा है, सही है ना। अब क्या ये बंदा ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्या ये बंदा नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये भी हमारे पास अगला तरफ हो गई, अगला डायमेंशन हो गई, नेक्स्ट डायमेंशन हो गई, दूसरा डायमेंशन हो गई। सही है? एक डायमेंशन हमारे पास ये, दूसरा डायमेंशन हमारे पास ये। सही है? तो ये जो सरफेस है, अब ये वाला बंदा आगे पीछे भी जा सकता है, एक डायमेंशन एक तरफ, बंदा ऊपर नीचे भी आ सकता है, दूसरा डायमेंशन। तो ये जो बोर्ड हमारे पास आगे, ये हमारे पास टू डायमेंशन है। अब क्या ये बंदा आपकी तरफ और इसके अंदर जा सकता है? नहीं। इसीलिए तीसरा डायमेंशन, ये बोर्ड जो है हमारे पास तीन डायमेंशन का नहीं, ये टू डायमेंशन का है। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक द टू डायमेंशनल सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। अब अगर ये बोर्ड हमारे पास टू डायमेंशनल है तो क्या हम उसको प्लेन कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन हमें कहती है कि जो भी आपके पास सरफेस टू डायमेंशन वो आपके पास प्लेन है। दीवार भी आपके पास टू डायमेंशन है, प्लेन है। जो रूम का सरफेस जो है वो भी टू डायमेंशनल है, वो भी आपके पास प्लेन है। प्लेन की कंसेप्ट क्लियर हो गई? बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं ला की तरफ कि ये ला क्या कहते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं इसको एक्सप्लेनेशन से पहले। देखिए, अब हमने ये समझा कि हमारे पास ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसका ये जो सरफेस है, ये हमारे पास एक प्लेन है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस पे तीन लाइन ड्रा करूं, 1 2 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो तीन लाइंस है ये अलग अलग प्लेन्स में है कि एक प्लेन में है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? शाबाश, डेफिनेटली आप लोगों का आंसर ये होगा कि बिल्कुल ये तो सेम प्लेन में है। क्यों? क्योंकि तीन लाइन जो है वो एक प्लेन पर ही ड्रा हो चुके हैं। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं फोर्थ वाला जो लाइन है वो मैं इस अंदाज में ड्रा करूं, जो कि मैं
आप लोगों को ड्रा तो है नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग जस्ट विजुअलाइज करें, सही है, जस्ट इमेजिन करें कि जो फोर्थ वाला लाइन है वो मैं इस अंदाज से ड्रा करता हूँ बाहर की तरफ से। ये जो लाइन है ये मेरे पास अभी, मैं कैसे ड्रा करूँ, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये फोर्थ वाला जो लाइन है ये अभी बाहर की तरफ आ रहा है, सही है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये वाला लाइन इस प्लेन में एग्जिस्ट करती है? क्या ये वाला लाइन इस प्लेन में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो तीन लाइन है ये हमारे पास सेम प्लेन के है, एक प्लेन के है, एक प्लेन में पाए जाते हैं। फोर्थ वाला जो लाइन है ये इस प्लेन का लाइन नहीं है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। अब ये वाले जो कंसेप्ट है कि भाई एक प्लेन के लाइन, एक प्लेन के ना लाइन, ये कंसेप्ट यूज होने वाला है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो जानते हैं कि सेकंड लॉ हमारे पास क्या बोलता है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि आपके पास ये जो फोकस्ड चीजें हैं, फोकस्ड कंसेप्ट है सेकंड लॉ के, वो ये तीन है। तो इन तीनों के बारे में ही ये बात करता है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? द नॉर्मल लाइन, सही है, इंसिडेंट लाइन या अपरे भी कह सकते हो, सही है। रे हम लाइट के केस में यूज करते हैं, सही है ना। एंड रिफ्लेक्टेड लाइन या रे आर ऑलवेज lie in the same plane। क्लियर हो गई बात? सेकंड लॉ हमें ये सेकंड ऑफ रिफ्लेक्शन ये बात बताइए कि नॉर्मल लाइन, एक बात आ गई कि भाई इसका फोकस नॉर्मल लाइन है, बिल्कुल। इंसिडेंट लाइन, ये वाला भी फोकस्ड पॉइंट था, तो ये भी आ गई। एंड रिफ्लेक्टेड रे या लाइन, ये भी हमने पढ़ा था कि भाई ये तीनों फोकस्ड चीजें हैं, तो ये चीजें जो आ गई। अब इनके बारे में ये ला क्या कहती है? ये ला ये कहता है कि ये तीनों चीजें हमेशा के लिए सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगी, सेम प्लेन में होगी। क्या मतलब हो गया इसका? चलो डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास, अब यूं समझ लो कि ये मेरे पास एक मिरर मैंने यहां पर इस तरह लगाया, सही है ना, सॉरी, ये मिरर मैंने इस तरह लगाया, सही है। ये मिरर मैंने ऐसा अंदाज से लगाया कि ये आधा बोर्ड में है, आधा बाहर है, सही है ना। ये मिरर मैंने ऐसा अंदाज से लगाया कि ये आधा बोर्ड में घुस चुकी है, सही है ना, और आधा जो है बिल्कुल बाहर आ चुकी है। अब मैंने क्या किया? मैंने इस तरह किया कि ये मेरे पास एक टॉर्च है जो कि मैंने बिल्कुल इस अंदाज से लगाया कि जो लाइन है, जाने वाला जो लाइन है वो बिल्कुल इसके सरफेस पे जाए। बात समझ आ रही है? ये मिरर जो है ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर करके रख लिया और थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल इसके बाहर आ चुकी है मिरर। अब मैंने जो लाइट किस अंदाज से लगाया है, लाइट टॉर्च का मैंने इस अंदाज से लगाया है कि ये जो लाइट है, लाइट का जो फ्लैश है, सॉरी लाइट का जो रे है वो बिल्कुल इस सरफेस, इस बोर्ड का जो सरफेस है इसके ऊपर इस तरह जा रहा है, सही है ना। तो लेट्स सपोज ये जो लाइट रे है ये यहां से इस तरह आ रही है। अब ये बात हमें पता चल गई कि हमारे पास इंसिडेंट रे जो है लाइट का वो क्या है भाई, वो इस बोर्ड के सरफेस के ऊपर है। बात की समझ आ रही है? अच्छा जनाब, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड ये होगा कि हमारे पास ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर ये हमारे पास एक सरफेस है तो इसका एक नॉर्मल लाइन भी होगा, बिल्कुल होगा, ये इसका नॉर्मल लाइन, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और इसके साथ साथ ये हमारे पास नॉर्मल लाइन। अब हमने ये दो नहीं समझे फिलहाल, हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझा है कि हमारे पास जो लाइट रे जा रही है इस मिरर की तरफ वो हमारे पास बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर ही, क्योंकि बोर्ड हमारे पास एक सरफेस है ना, ये तो हमने समझा है। अब इस लॉ के मुताबिक ये लॉ ये कहते हैं कि आपके पास नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे भी हमेशा के लिए इसी ही सरफेस में होगी। समझ आ गई? हमने सिर्फ और सिर्फ पहले ये समझा है कि ये रे हमारे पास इस सरफेस के ऊपर है। तो इस लॉ के मुताबिक, क्योंकि ये लॉ ये कहती है कि ये तीनों लाइन हमेशा के लिए सेम प्लेन में होगी, तो इस लॉ के मुताबिक नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है, इस बोर्ड के ऊपर ही। यानी इस तरह नहीं है कि ये हमारे पास इस बोर्ड के ऊपर है, नॉर्मल लाइन इसके इस बोर्ड के अंदर जैसा है, और रिफ्लेक्टेड रे
इस बोर्ड के बिल्कुल इस तरफ कहीं आ रही है, यानी ये नॉर्मल लाइन अंदर की तरफ है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बाहर की तरफ आ रही है। इस तरह नहीं है, बल्कि तीनों लाइन जो है ये हमेशा के लिए सेम प्लेन में रहेगी। समझ आ गई? तो ये बात बता दी है हमें सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमें दो चीज़ों के बारे में बात बता दी है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकंड लॉ हमें तीन चीज़ों के तीन पॉइंट्स के बारे में बात बताती है, नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट लाइन एंड रिफ्लेक्टेड लाइन। क्लियर हो गई बात? आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वस्सलाम।